आक्रोश मार्च था। शायद ही कोई शहर ऐसा बचा हो, देश में कोई जिला बचा हो जहां सरकारी कर्मचारी अपने हाथ में तख्ती लेकर निकला नहीं कि हमको ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, जस की तस वही चाहिए, हु वहू वही चाहिए। मुझे लगता है ये कर्मचारियों का आक्रोश केंद्र सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर सरकार यूपीएस लेकर आई तो उसको लगा होगा कि हम इस पर देश भर के सरकारी कर्मचारियों को राजी कर लेंगे, सहमत करा लेंगे, लेकिन सरकार उस काम में सफल नहीं हुई। कर्मचारियों में गुस्सा, आक्रोश वैसा ही है जैसा यूपीएस की घोषणा से पहले था। इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार एक पेंशन की योजना वाजपेयी जी के समय आई थी, वो भी कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं की, उसको भी स्वीकृति नहीं दी, और एक योजना मोदी जी के समय में आई यूपीएस, उसको भी कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। तो अब इसका समाधान कैसे हो, इस गतिरोध को खत्म कैसे किया जाए? गंभीर बात कह रहा हूं, लेकिन 2003 में वाजपेयी जी के द्वारा लाई हुई एनपीएस का 2024 में भी कोई समर्थन करने को तैयार नहीं। इसका मतलब हमने कंप्यूटर का समर्थन इस देश में देखा, हमने उदारीकरण का समर्थन इस देश में देखा, डिजिटल अटेंडेंस, तमाम चीजें देखी हमने। मैं कहां तक गिरा हूं? आरंभिक विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद स्वीकृति मिली। लोगों को लगा नहीं यार ये भी ठीक है, नौकरी नहीं गई, ये भी काम ठीक है। मुझे तो याद है रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने कंप्यूटर के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। लेकिन अगर आप 21 साल में भी उस योजना को कोई अपना बच्चा कह के मानने को तैयार ना हो, इसका मतलब योजना में खोट है। यह राजनीतिक नाक का प्रश्न नहीं है। 23 साल तक लोग समझ नहीं पाए योजना, 23 साल तक कोई जान ही नहीं पाया कि ये मालपुआ है। तो कैसा मालपुआ भैया? मालपुआ कैसा अगर 23 साल तक आदमी जान ही नहीं पाया? फिर हटाइए इसको। ये विषय है। 21 साल से कसरत जारी है। हम कैसा कानून लिया यार? 21 साल तक समझ ही नहीं आया किसी को, तो अब कब समझ आएगा? उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन दो आरजू में कट गए तो इंतजार में। जिसने भी बनाया, जो भी विद्वान थे, उन सब पर लानत भेजो। क्या कानून वित्त सचिव के लिए है? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है? नहीं। नहीं ना। कानून तो विजय बंधु और दूसरे और जो डाकिया हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन हैं, जो कंपाउंडर हैं, सरकारी अस्पताल में मास्टर हैं, और इन सब से ऊपर, इन सब के साथ हमारे भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए है ना कानून। कि अंग्रेजी जानने वाले 10 लोगों का नाम है वेल डन, वेरी गुड लॉ, ओह ओके, ओ माय गॉड, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। जिनके लिए है, डॉक्टर ने कहा यह दवा बहुत अच्छी है, आपने कि इस आंखों में डाल दो, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, पता लगा आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टर फिर भी अड़ा कि ना यही डालते रहो। ये भी तो देखेंगे मरीज पर रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल यही है, 21 साल तक कोई कानून अगर अपनी जगह नहीं बना पाया सुजाता जी, तो उस कानून को जाना ही होगा। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, ये मेरा समझ कहती है। क्या 21 साल कम नहीं भाई, 4 साल और होते तो चौथाई शताब्दी हो जाती। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी, उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी, वो यूपीएस लाके। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था भारत में, कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, है तो उसको लगा कोई वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिलों जिलों पे आई है, ये ना किराए पे लाए गए हैं, ना इनको खरीदा गया है, ना इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि ना एनपीएस ना यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है। फिर अचानक
उनने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क दो तरह का दिया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है। तो दो में एक बात तो पहले क्लियर हो कि दो में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया के बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई ना कोई योगदान होगा, तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजनाएं लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहां है, एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम आप जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पेंशन। इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहां गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे, और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी। ऊपर से हमसे कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अब चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे, एक बार घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया। और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई। नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी। नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना। भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया, अब बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करना नहीं, समझ नहीं रहे हो अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। राजनेताओं को यह चिंतन नहीं आता, पेंशन की वही स्कीम सिर माथे जो जिसके लिए पेंशन है उसको स्वीकार हो। ये चांद तारे मांगते तो मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाता। अगर ये कहते कि सरकार ही हर दिन 1 किलो लड्डू भी मोतीचूर को हमको भिजवाएगी पे रिटायर होने के बाद, तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाता। और तीसरी बात, विजय भाई आ रहा हूं, तीसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मैंने गरीब भारत देखा है, जिया है। एक तरफ आप लोग इस पर दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सुजाता जी, नहीं कि भारत कितना अमीर हो गया है, अल्ले तलल्ले हो रहा है, नोट गिर रहे हैं कमीज से, क्या अरे बोले सोना चांदी हीरा मोती, अरे गच गच, क्या। और जब ये कहें डाक खाने का पोस्टमैन कहे कि हमको पेंशन दे दो, तो बोले पागल हो गए हो, खाने को रोटी नहीं, कहां से दे दे, देश बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो भी देख रहा कि जब चंद्रमा की फोटो तक नहीं देखी थी भारत ने, तब पेंशन दे रहा था। अब चंद्रमा पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया, बोले अब नहीं, अब देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा ये केवल 4 लोगों को कहने से कौन मान लेगा? क्योंकि उसके साथ ही तो अखबार में ये भी आंकड़े, इधर नेताजी का वक्तव्य छपा कि देश बर्बाद हो जाएगा, उधर दूसरा वक्तव्य छपा कि फला ग्लोबल थिंक टैंक्स ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया।
सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, वो कौन सी बात सही माने? एक तरफ वो ये भी देखता है कि कहा जा रहा है कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, नया वर्ल्ड लीडर है। नहीं, विजय बंधु जी, बात आके फिर वहीं टिक गई, कृषि कानूनों की चर्चा भी हो गई, लेकिन अभी भी ये कहने का साहस नहीं हो रहा कि भाई ठीक है, अगर कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आए तो हमने इस कारण से वापस ले लिए, क्योंकि जिसके लिए कानून था उसके सम्मान में वापस ले लिया उसको। वैसा ही पेंशन पर नियम, वैसी ही व्याख्या पेंशन पर होने को तैयार नहीं। देखिए सर, ये जो पुरानी पेंशन का मामला है, ये कोई पार्टी का पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि आप उसको उनको पार्टी घेरिए, वो पार्टी घेरे। ये सर 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं जो दिया है, जिस सरकार को दिया है, जिस विभाग को दिया है, इस प्रदेश को बनाने में दिया है। अभी सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पेंशन की हैसियत को जानते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में लोग हैं, और मैं जितने लोग हैं यहाँ बैठे होंगे या नहीं होंगे, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए तो लास्ट में उसका जो अंतिम निचोड़ होता है जीवन का, वो कहता है भैया बेटा बेटी तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन अगर ये पेंशन न होती तो शायद हम जिस ढंग से जी पा रहे हैं वो न जी पाते। और ये एक स्वाभाविक और मानवीय दृष्टिकोण है, जब हम पेंशन पाते हैं तो कहीं न कहीं परिवार का, नाती पोतों का, या जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनका एक रुझान होता है कि चलो ये अपने परिवार के हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, ये राजनीति का विषय न बनाए कि ये पार्टी ने किया, वो पार्टी ने किया, ये विषय नहीं है। हम इतने जानना चाहते हैं, क्या हमने 25 साल 30 साल सेवाएं दिया है, इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों का इस देश के विकास में कोई योगदान है? अगर योगदान है तो क्या वो रिटायर होने के बाद कंपनियों के पीछे दौड़े, बैंकों के पीछे दौड़े, उद्योगपतियों के पीछे दौड़े कि भाई मेरी पेंशन कहाँ है? बाद में उसने कह दिया हमारा तो आपका कोई अनुबंध हुआ नहीं है, सरकार जाने आप जानिए। तो मेरा बहुत सीधा सा रास्ता है कि अगर ओल्ड पेंशन इस देश ने दिया है, ये कोई नई योजना नहीं मांग रहा है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहा कि आप हमको नई व्यवस्था दी, ऑलरेडी इस देश में पहले से दी जा रही थी, और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा इतने है कि अगर हम मजबूत हो रहे हैं तो हमारा भी उसमें भाग है। और एक जो सबसे बड़ी माइनस बात कही जाती है, भार है। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माँ बाप ने हमें पाला बचपन में, बूढ़े जब होते हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं, जब मेरी तनख्वाह का मेरे पिताजी पे दवा खर्चा करूं, माँ पे खर्चा करूं, तो मैं कहूं कि माँ बाप मेरे ऊपर भार है, क्योंकि मेरी तनख्वाह के दवाइयां उनसे ला रहा हूं। अरे भार नहीं, जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य का पहलू है शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, ये उसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भाग करके आप कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, तो बड़ी मानवीय संवेदनाएं हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। और एक बात मैं कहूं सर, आज ही मेरे पास 2-3 फोन आए थे अर्धसैनिक बलों का। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता, बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो देश की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं तो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, अपने बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से दूर हैं। हम किस लिए आए? देश की सेवा करने आए। देश की सेवा तो हम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार बना कर रही है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रभक्ति की बात होती है? क्या राष्ट्रभक्ति अर्धसैनिक बलों पर उनके लिए नहीं नियम है क्या? तो ये राजनीति के विषय से उतर करके, सत्ता विपक्ष के उतर करके मानवीय संवेदना, मानवीय वो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना होती है, उस भावना का ये सामाजिक सुरक्षा एक अहम विषय है। और हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा दिया जाता है। वो तो कई देशों में तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि ये बूढ़े होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग वेतन और पेंशन 7 साल लेते हैं, एक का वेतन ले रहे हैं, दूसरे का पेंशन ले रहे हैं। ठीक, 1000 उदाहरण। ओपीएस चाहिए, पुराना बुढ़ापे के अंदर जो हमसे अधिकार खो रहे हैं, तो हमें चाहिए। बुढ़ापे में हम किसके सारी जिंदगी जिएंगे? सरकार नया झुंझुना लेके आई है, एनपीएस से भी खराब है यूपीएस, और हम सभी कर्मचारी एक ही मांग है हमारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके अलावा हमारे को कोई मंजूर नहीं। हरियाणा की बात, पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। दोस्तों आज की दिनांक 26 सितंबर 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों पूरे भारत के राज्यों में, जिलों में, हर चौराहे पर आपको आज एक ही नजर में आएगा, आक्रोश मार्च। अब आक्रोश मार्च क्या है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको बता। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। अब हरियाणा की बात, पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं।